पढ़े थे, एक तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, आई टोल्ड यू, अवर एनवायरनमेंट इन इकोसिस्टम, chapter 15 biology, class 10th, we have understood that energy flow is there and it is unidirectional. क्या होता है बेटा? means it can go from sun to producer, producers to consumers में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे जा सकता है. इट कैन गो इन दिस वे ओनली. वापस से टर्शरी से प्राइमरी लेवल पर नहीं आ सकता. समझ रहे हो? फ्रॉम टर्शरी टू प्राइमरी बैकवर्ड नहीं जाएगी एनर्जी. एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल जाएगी. समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर. प्लांट्स में आएगी सबसे पहले, प्लांट्स से फिर कहाँ जाएगी? एनिमल्स में जाएगी, और एनिमल्स में भी एक के बाद एक तरह की दूसरी तरह के एनिमल में जाएगी. क्लियर? हमको ये चैप्टर फिनिश करना है क्योंकि हम इसके हाफ से ज्यादा इसे कर चुके हैं. You can see it's not sources of energy, it is our environment. और इसमें 10% फ्लो होता है. ये भी हमने देखा था कि प्लांट से फूड चेन के थ्रू अगर एनिमल्स में एनर्जी जा रही है तो 10% ही जाती है. इट गोज फ्रॉम 10% फ्रॉम एवरी लेवल टू द नेक्स्ट लेवल. बिकॉज क्या रीजन था? 90% लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में. 90% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्लियर? ऑर्गेनिजम्स तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. इनके बारे में मैंने आपको नोट लिखने को कहा था. प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स हैं. कंज्यूमर्स 3 तरह के हैं, जो प्लांट खाते हैं हेर्बिवोर, जो एनिमल्स खाते हैं कार्निवोर्स, जो दोनों खा सकते हैं ओमनिवोर्स. और डिकम्पोजर्स जो फंगस और बैक्टीरिया हैं जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं. जो मैं बोल रही थी दूसरा फंक्शन इकोसिस्टम का. दूसरा फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? कि इट इज मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. क्या मेंटेन करता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करता है. तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे करता है वो? बाय द डिकम्पोजिशन. कोई भी चीज डेड हो जाती है तो डेड मैटर में जितने भी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इनको क्या करते हैं? वापस से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं. कौन? डिकम्पोजर्स. इस चैनलाइजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं डिकम्पोजर्स. Carnivores eat only other animals. Producers, consumers, carnivore, omnivore, both plants and animals. Producer, consumer, decomposers. ये फूड चेन पढ़ी थी, फूड वेब पढ़ा था. प्रोड्यूसर्स दे ब्रेक डिकम्पोजर के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करती है डेड मैटर में. और फूड चेन की डेफिनेशन दी हुई थी, मैंने कहा था आपको लिखनी है, एग्जाम में आ सकती है. सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द फर्स्ट वन. देन आ गई बात फूड वेब की. इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन्स. तो बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं. आप देख रहे हो जो फ्रॉग है वो 2 लोगों से खाया जा सकता है. 2 नहीं 3 लोगों से खाया जा सकता है. सांप को भी 3-4 अलग तरह के ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं. तो हर लेवल पे हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड चेन का हिस्सा है. इसीलिए इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब. इंटरकनेक्टेड फूड चेन. ठीक है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. फूड वेब. ठीक है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस यू शुड नो. ठीक है? ट्रॉफिक लेवल्स आपको बताया. सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं, हर स्टेप फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल कहलाता है.
ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल ये फर्स्ट है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रॉफिक लेवल है कि किस लेवल पे हम एनर्जी को ले रहे हैं। प्रोड्यूसर सबसे फर्स्ट पे सन की एनर्जी को लेते हैं, हर्बीवोर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाते हैं, टॉप कार्निवोर इनको भी खाते हैं, छोटे कार्निवोर्स को, ठीक है। So this is the way the trophic levels are connected in the chain called food chain. Energy flow is going on. Flow of energy जो यूनिडायरेक्शनल और 10% है, ये कल हमने देख लिया था कि हर लेवल में 10% एनर्जी ही दूसरे लेवल तक जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी। यस मैम। ओके, सो 10% एनर्जी जाती है, 1% सोलर एनर्जी तो इनको मिल रही है, बट ये खाना जो बना रहे हैं इनके अंदर भी तो यूज होगी, पौधों के अंदर भी यूज होगी एनर्जी। जो भी सन से एनर्जी आई वो इन पौधों ने लेकर अपना, प्लांट ने इसको केमिकल एनर्जी में बदला, फूड बनाया। इस केमिकल एनर्जी मतलब फूड बनाया। अब ये फूड उसके पौधे के भी काम आएगा, मतलब प्लांट भी खुद भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा प्लांट। हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में चारों प्रोसेस करनी पड़ती है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो प्लांट को भी चारों लाइफ प्रोसेस कर रहा है प्लांट। वो जो फूड उसने बनाया है उसके सारे कामों में यूज भी तो आ रहा है। तो 90% फूड ऐसे यूज हो जाता है, 10% फूड ही रहता है जो कि हर्बीवोर खाते हैं। हर्बीवोर के बाद वही कार्निवोर में भी 10% में जाता है, क्योंकि ये भी जो हर्बीवोर हैं ये भी अपने कामों के लिए उसको 90% यूज कर लेते हैं। 90% ऑफ द बायोमास और द बॉडी इज फॉर इट्स मेंटेनेंस, खुद की मेंटेनेंस के लिए काम हो रहा है। 10% अगर ये किसी इसके थ्रू खाया जाएगा, कार्निवोर के थ्रू, मांसाहारी के थ्रू, तो इसका भी 10% ही आगे जाएगा। ओनली 10% एनर्जी विल बी गोइंग फॉरवर्ड। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? Unmute yourself and tell me, this is 10% law. This is known as 10% law. इसी को 10% लॉ कहते हैं। जैसे लोअर लेवल से जब एनर्जी आगे जाती है तो हमेशा 10% पीछे वाले की 10% आगे जाती है बस। ओनली 10% ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म गोज इनटू द अदर। फॉर एग्जांपल प्लांट से अगर ग्रास हॉपर में आ रही है तो प्लांट की 10% आ रही होगी। इसी को मैंने आपको लिखने को भी कहा था, व्हाट इज 10% लॉ। 10% law states that whenever in food chain the energy is exchanging or it is transferred, whenever in food chain energy is transferred to the next trophic level, आगे के next trophic level में जब भी एनर्जी जा रही है by the means of food chain के through, तो only 10% of the energy is traveling, going forward, ठीक है। तो अगर हम 10,000 जूल से शुरू करते हैं तो 10% उसका एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो 1000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाएगी तो एक और जीरो हट जाएगा, 10% हट जाएगा, कम हो जाएगा, 100 जाएगा, फिर और ऐसे करके लास्ट में एनर्जी नहीं बचेगी कि और आगे जा सके। तो इसीलिए फूड चेन के लेवल्स भी कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये भी एक रीजन है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द फूड चेन लेवल इज लिमिटेड टू सर्टेन नंबर्स। अनलिमिटेड क्यों नहीं एनर्जी जा सकती? बिकॉज एनर्जी हमेशा क्या होती जाती है, आगे जाते जाते एनर्जी कम, ओनली 10% जा रही है, इसकी वजह से बाकी एनर्जी बिल ही नहीं रही। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, नो डाउट। एनर्जी कम होती, 10% जाने की वजह से पुरानी एनर्जी का क्या होता जा रहा है, इस फॉर्म में नहीं बच रही कि और ट्रांसफर हो सके, ओनली मेंटेन होने के लिए बच रही है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स भी क्या होते जाएंगे, ये भी देखो ऊपर जाते जाते कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स भी 1,
2, 3, 4 और 5 तक ही खत्म हो जाएगा। ये ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ट्रॉफिक लेवल में क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी लेस होते जाते हैं। जैसे बहुत सारी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर हर्बीवोर्स होते हैं थोड़े, उससे कम क्या होते हैं, छोटे कार्निवोर्स, उससे भी कम, और थोड़े कार्निवोर्स, और सबसे टॉप कार्निवोर सबसे कम नंबर में होते हैं किसी फॉरेस्ट में। शेर कितने होते हैं, 60-50 शेर होते हैं किसी भी बड़े से नेशनल पार्क में, और हिरन बहुत सारे होंगे, ग्रासेस बहुत सारी होंगी। लाइन की डाइट ज्यादा है, डाइट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लाइन की डाइट ज्यादा है तो लाइन के नंबर क्या है, कम, क्योंकि लाइन कम नंबर में ही उन सारे उसके लिए काफी है, हिरणों के लिए इतना ज्यादा। और आपस में भी तो इनका कंपटीशन होता है लाइन का, आपस में भी एक दूसरे को अपने एरिया से क्या करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं, भगाते रहते हैं लड़ाई करके, ताकि इनको खाने को सही से मिले। समझ रहे हो, कंपटीशन रहता है इनका आपस में। कैन यू सी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज देयर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैंने उस दिन बोला था कि हम इसको डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। ये इतना सारी पेस्टिसाइड फार्मर स्प्रे करवा रहा है इतने बड़े उससे पंप से, एंड पूरे फील्ड में ये फैल जाएगी, तो ये वाटर के साथ मिक्स होगी। जब बारिश होगी ये पानी भी देगा अपने खेत को, तो ये पेस्टिसाइड पानी में घुलकर प्लांट के अंदर भी जाएगा, इसका थोड़ा बहुत लेवल, सॉइल भी पोल्यूशन होगी, एंड केमिकल्स की वजह से मर्क्यूरी, डीडीटी, इनकी और भी जो केमिकल है, डीडीटी पेस्टिसाइड का नाम है, DDT is pesticide name trichloroethane, मीथेन, तो मीथेन DDT। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर फैलते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को जो इंसेक्ट्स खाते हैं उसके अंदर भी जाते हैं पेस्टिसाइड्स, और फूड चेन में इनका लेवल बढ़ता जाता है। ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर है, लीफ के ऊपर ग्रास ऊपर बैठा है, तो ये लीफ को खाता होगा, लीफ के ऊपर कोई पेस्टिसाइड होगा तो इस ग्रास ऊपर में जाएगा और ज्यादा लेवल में जाएगा, बिकॉज क्या होगा, इसका फीडिंग रेट ज्यादा है, डाइट ज्यादा है इसकी, ठीक है, डाइट ज्यादा है, तो ये अपने बॉडी में, प्लस एक और चीज, अगर ये खाना इसको लेगा पेस्टिसाइड को, तो डीडीटी के लिए कोई एंजाइम्स भी नहीं बनी है। ये ज्यादातर पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए ये अंदर जाके ब्रेक नहीं होते और इनकी कोई भी पेस्टिसाइड नहीं बनते, दे आर नॉन डिग्रेडेबल। क्लियर? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये इमेज से आप समझ पा रहे होगे, देखो कितना टाइम्स बढ़ गया। अगर यहाँ पर x टाइम्स, सपोज यहाँ पर 1 ग्राम पेस्टिसाइड डाली, x टाइम मतलब 1 ग्राम, यहाँ ट्रिपल हो गई, यहाँ पर और टाइम्स हो गई, इसको 12 टाइम्स हो गई, यहाँ पे 60 टाइम्स हो रही है। इस लेवल पे तो बहुत ज्यादा हाई लेवल में चली जाएगी, इंक्रीज टू लार्ज लेवल। तो विद फूड चेन, सक्सेसिव फूड चेन, द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड moving into the highest level is very high. Clear? As you move to higher level, more harmful chemicals are accumulated. ज्यादा chemicals accumulate होंगे food chain में. It is only biological magnification. ठीक है, क्लियर हो रहा है? Is it clear? Unmute yourself and tell me. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes.
what does T stands for in DDT? Beta, DDT is a pesticide. It is non-biodegradable also, and it keeps on increasing in concentration in the organisms because of the food chain. खाना खा रहे हैं ना ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे को अपना खाने के फॉर्म में यूज कर रहे हैं. ये बड़ी Actually, बड़ी मछली है, छोटे मछली को खाएगी. छोटी मछली ना ये what does T stands for DDT? फुल फॉर्म आप सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी आपको. जो मैंने लिखी थी वही उसकी फुल फॉर्म है, डाइक्लोरोडाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, ये एक कंपाउंड है जो कि आर्टिफिशियली उसमें बनाया गया, जैसे पॉलिथीन बनाया गया है. पॉलिथीन अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट कर रहा है ना, बिकॉज वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. ऐसे डीडीटी भी पेस्टिसाइड होने की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, और ये फूड चेन में बढ़ती जाती है. इसे डालते तो पेस्टिसाइड के लिए है कि इससे कीड़े मकोड़े मर जाएं, बट वो पानी में बहकर पॉन्ड्स में चली जाती है. जब पॉन्ड्स में चली जाती है बारिश के वक्त तो वो मछलियों में आ जाती है, मछलियों में आती तो और बड़ी मछली में आ जाती है, और इसका लेवल बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये डिग्रेड तो हो नहीं सकती, इसके लिए कोई एंजाइम तो है नहीं. अगर यहाँ 10 ग्राम से ये प्लांट्स में, तो ऊपर मछलियों में जाएगी, छोटी वाली मछलियों में ये 100 ग्राम में पहुंच सकती है, 10 गुना हो सकती है, और उससे भी ऊपर जाएगी. इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बस ये हर लेवल पे जाके ज्यादा बढ़ जाती है. सबसे बड़ी मछली में ये 10,000 में भी पहुंच सकती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पहुंचती है ये. ठीक है, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनिज्म ज्यादा खाना खाते हैं, प्लस इनके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होती इनको ब्रेक करने के लिए, डीडीटीज वगैरह को, पॉल्यूटेंट्स को. तो देखो कैसे आई है ये इकोसिस्टम में, डिकम्पोज हुई माइक्रोब्स के थ्रू. जो मतलब खेत में जो भी डीडीटी स्प्रे करी है, बारिश की वजह से पानी में आई है, पानी से भी वो सॉइल में भी पहुंच सकती है, एंड पानी से वो पानी के पौधों में पहुंची डीडीटी, छोटी मछलियों में पहुंची एंड बड़ी मछली. दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द पॉन्ड विच इज गोइंग ऑन. ये एक पॉन्ड सा बना रखा है, यहाँ पे बड़ा सा तालाब बना रखा है, उसमें दिखा रखा है किस तरह पॉन्ड में भी ये फैलेगी. पॉन्ड भी तो क्योंकि इकोसिस्टम का एक यूनिट है. ठीक है, तो इकोसिस्टम इन अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग इज अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स which work together with mutual dependence and to sustain a long lasting system. Ecosystem biotic abiotic components living non living का बना हुआ है. ये सब आप डिस्कस्ड है आपके लिए ऑलरेडी. नॉन लिविंग में सॉइल वाटर लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, एंड बायोटिक में प्लांट स्मॉल फिश प्राइमरी एंड लार्ज फिश डिकम्पोजर्स ये आ गए. गार्डन, ठीक है, गार्डन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया. हमने खुद ही कुछ पौधे उगा दिए हैं अलग तरीके से वहां पर, और पानी वगैरह देते रहते हैं हमको, उनका केयर करते रहते हैं, तो गार्डन बन सकता है. एंड फूड चेन आपने पढ़ लिया है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म सॉइल में अर्थवॉर्म रहेगा, अर्थवॉर्म को बर्ड्स खाएंगी, एंड सॉइल में प्लांट उगेंगे, प्लांट पे बटरफ्लाई रहेंगी, बटरफ्लाई को छोटे एनिमल्स खाएंगे. तो हर तरह से इकोसिस्टम में बैलेंस. और जब ये मर जाएंगी बर्ड्स और स्मॉल एनिमल, तो डिकम्पोज हो जाएंगे, it will be decomposed. एक्वेरियम भी मैन मेड इकोसिस्टम है. नेचुरल क्या है, पॉन्ड, और एक्वेरियम हम छोटा सा घर पे अगर सेटअप करें, पानी वगैरह भरे, उसमें मछलियां, उसमें पौधे लगा दें, तो इट इज द मैन मेड इकोसिस्टम एक्वेरियम. ठीक है, अर्थ बायोस्फीयर है, अर्थ पे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सब रह रहे हैं, एंड इंसेक्ट्स, सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड, इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड एंड मे कोलैप्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रिमूव किया जा सकता. अगर ये पूरा एक पिरामिड है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का, सेकंड उसका हर्बीवोर का, और थर्ड कार्निवोर का. अगर मैं सोचूं कि टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल ही, टाइगर बहुत डेंजरस है, सारे टाइगर्स को खत्म कर दो, अगर ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, हिरन क्या हो जाएगा, हिरन के नंबर इतने बढ़ जाएंगे कि सब जगह फिर डेजर्ट कर देंगे, पूरी घास चढ़ डालेंगे, पूरी अर्थ की घास भी चढ़ सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है. क्योंकि इनके ऊपर जो शेर था, जो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं हिरन को हटा दूंगी तो हिरन को भी हटाना बेकार है, बिकॉज टाइगर भी मर जाएंगे और घास भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, घास ओवर ग्रो हो जाएगी. तो मैं किसी भी एक भी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकती इकोसिस्टम में. जो जहां पर है वो वहीं पर ही है,
और उसको वहीं पर कंजर्व करना है, मेरा काम है। अर्थ को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैसे जैसी वो है वैसे ही उसे कंजर्व करना पड़ेगा। अवर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हमारा क्या इफेक्ट है, वेस्ट की प्रॉब्लम से हम अब जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड में किचन पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, मेटल कैन्स, डिटर्जेंट्स, ये सब सीवेज यानी कि वेस्ट वाटर, कमर्शियल वेस्ट फ्रॉम शॉप्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है बहुत सारा। तो वेस्ट को भी कैटेगराइज करा जा सकता है, वेस्ट को सही से अरे वो मैनेज किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले तो इनको इस बेसिस पे अलग करो कि कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन सा वेस्ट ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे कोई ऑर्गेनिज्म भी खत्म नहीं कर सकता, कौन सा ऐसा है कि वो जो डिकम्पोज हो सकता है, इट कैन बी डिकम्पोज, जो डिकम्पोज हो सकता है उस वेस्ट को बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, कि ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अगर हम उसे कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं उस वेस्ट को, किचन वेस्ट फॉर एग्जांपल, और लेयर्स में हम उसको, अगर ये एक आपकी एक्टिविटी है, आपने एक बड़ा सा बकेट लिया, उसके अंदर आपने वेजिटेबल वेस्ट डाला नीचे, फिर पेपर कॉटन डाल दिए, फिर मेटल कैंस डाल दिए, ग्लास डाल दी, प्लास्टिक टी पैकेट्स डाल दिए, बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दिया उस बाल्टी को ढककर, और फिर बाद में जाकर उसमें देखा कौन कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कांच, प्लास्टिक, मेटल के कैंस, ये डिकम्पोज नहीं होंगे तीनों, बाकी सब क्या हो गए होंगे, मिट्टी बन गए होंगे, डिकम्पोज हो गए होंगे। ठीक है, तो जो पेपर कॉटन वेजिटेबल वेस्ट है, सीवेज है, ये तो डिकम्पोज हो सकता है, और ये जो ग्लास मेटल प्लास्टिक डाइज डिटर्जेंट है, ये नहीं हो पाते। क्लियर हो रहा है? वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज आज आपको जो होमवर्क करना है वो यही है। एक तो आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखोगे और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन दोगे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की एनसीईआरटी बेस्ड भी दे सकते हो, या तो इसमें जो थी वो दे सकते हो। सक्सेसिव इंक्रीज इन द कॉटन लेवल्स ऑफ, बायोडिग्रेडेबल है? हाँ कॉटन बायोडिग्रेडेबल है? हाँ, प्लांट से बनती है ना कॉटन, रुई, कॉटन की रुई होती है, जो रुई के पौधे होते हैं, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट और एनिमल से चीजें बनती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जो लैब में और उसमें बनाई है फैक्ट्री में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट को बांटकर आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेस्ट को आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। दो होमवर्क है आपके। वी शुड यूज मोस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल चीजें, आपको कॉटन के क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स ये यूज करने चाहिए, और प्लास्टिक की चीजों आपको नो करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, पेपर बायोडिग्रेडेबल होता है, उसकी चीजें यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ तक टॉपिक आज हम कर रहे हैं, इसके आगे हम कल देखेंगे। एंड साथ में ओ लैब्स में जो आपके सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल हैं, उनको आप लिख लो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। तो 2-3 वर्क दे दिए मैंने, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के ऊपर पूरा आपको नोट करना है, एंड आपको सेकंड जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, लिखना है। ठीक है, क्लियर? और एक ये चीज लिखनी है कि हर ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में जरूरी है, ऐसे भी स्क्रीनशॉट लो कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बता दिया है इसका, टाइगर को अगर हम रिमूव करेंगे तो डियर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ओवरग्रो हो जाएगी, उनसे प्लांट्स को खतरा हो सकता है। डियर को रिमूव करेंगे तो टाइगर्स को पॉपुलेशन को खतरा। तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए जरूरी है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए, as we move to higher trophic level more harmful chemical are accumulated, ये लाइन लिखोगे आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये डायग्राम बना सकते हो कि लेवल्स बढ़ते जाते हैं डीडीटी के। क्लियर? So with this I am ending the class here.